अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूँ आज का शो आज एक्सक्लूसिव लेकर। आज का शो भी हमने तरतीब दिया है मुल्क के जो मुख्तलिफ़ माशी, सियासी और इंतज़ामी उफ़क़ पर मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं। अगर इकॉनमी की बात की जाए तो हुकूमती दावे हैं कि इकॉनमी जो है बड़ी बेहतर सिमत में जा रही है और बड़े अच्छे इंडिकेटर्स आ रहे हैं। जब हम नक़ादों से बात करते हैं तो नक़ाद जो हैं वो कोई इतनी उम्मीद अफ़ज़ा और खुशकुन ख़बरें हमें नहीं सुनाते। यही कहते हैं कि हमारी सारी माशी जो सूरत हाल है उसका दारोमदार आने वाले दिनों में या तो IMF के साथ जो मतवक्को डील है उस पर होगा, या फिर ये जो हम तवक्को कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ मुल्कों से सरमायाकारी आनी है उस पर बातचीत हो, उसके ज़रिए फिर इकॉनमी कुछ बेहतर हो सकती है। इसके अलावा अगर हम सियासी सूरत हाल पर देखें तो अभी सिर्फ 2 माह हुए हैं इंतखाबात हुए, और इंतखाबात के नताइज ऐसे हैं कि हर तरफ से उस पर तनकीद भी हो रही है और बड़ी तेज़ी से जो अपोजिशन जमातें हैं, जिनमें से कुछ जमातें ऐसी भी हैं जो कि बड़ी तादाद में मौजूद हैं पार्लियामेंट में, वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी हो रही हैं। ज़्यादातर जमातें जो हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर किसी हद तक इकट्ठी भी हो चुकी हैं। यह क्या फ़िनोमेना है, इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें जो हैं क्यों रूनुमा हो रही हैं? इसके अलावा जो सियासी जमातें हैं उनके अपने अंदर जो तोड़ फोड़ है, उनके अपने अंदर जो है मुख्तलिफ़ तनकीद हो रही है। मुख्तलिफ़ तबके जो हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर और मुख्तलिफ़ अपनी अपनी राय रखते हैं। ये सारी मौज़ूआत हैं जिन पर हमने आज बात करनी है, और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने एक डिस्टिंग्विश शख्सियत को मैंने दावत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर गवर्नर सिंध, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के, और मरीम नवाज साहबा जब चीफ़ ऑर्गेनाइज़र थी मुस्लिम लीग नून की उस वक्त उनके स्पोक्समैन थे। तो उनको हमने दावत दी है कि उनसे बात करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं, मुख्तलिफ़ पहलू हैं, उस पर हमारे मुल्क की जो समत है वो किस तरफ जा रही है। तो ज़ुबैर साहब, आपको वेलकम करूँगा कि आपने हमें ज्वाइन किया कराची से। सर, शुरू करूँगा ज़रा मैं इकॉनमी से। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ हर रोज़ अब ख़बरें आती हैं कई रोज़ से कि आज स्टॉक मार्केट जो है 71,000 पर पहुँच गई, आज 72,000 पर पहुँच गई, आज 73,000 पर पहुँच गई और सारे रिकॉर्ड टूट गए, नफसियाती हदूद अबूर कर ली। ये क्या फ़िनोमेना है? कहाँ से सरमायाकारी आ रही है? ये भी रिपोर्टें आई कि महंगाई जो है वो कम होकर 17% पर आ गई है। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद कमी आ जाएगी। डॉलर भी जो है गुज़श्ता तकरीबन 1 डेढ़ साल से ख़ासा नीचे है, उसमें भी स्टेबिलिटी है। तो ये फ़िनोमेना जो हैं इनको समझना चाह रहे हैं कि अगर सिचुएशन जो है ठीक नहीं है तो फिर ये मुस्बत चीज़ें जो हैं वो कैसे रूनुमा हो रही हैं? जी सर। देखें, सबसे पहले तो एक मेरा ख़्याल है पाकिस्तानी अवाम के लिए एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, और वो है कि यहाँ 2 तबके हैं। मैं ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा। एक एलीट है जो ज़ाहिर सी बात है, एलीट का मतलब ये होता है वो लोग जिनके पास सब कुछ है और वो उतने ही ज़ाहिर है खुशहाल होते हैं जितना कोई अमेरिका में बड़ा बिजनेसमैन होता है या बरतानिया में या इंडिया में। उनके पास सब कुछ है, और फ़ैसला साजी भी एलीट ही करता है, जिसको आप एलीट कैप्चर कहते हैं ना। फ़ैसला साजी भी वो करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में फ़ैसला साजी हो, चाहे वो फ़ौजी हों, हमारे जर्नलिस्ट, बड़े बिजनेसमैन हैं, या आपकी जुडिशरी है। तो जो फ़ैसला साजी करते हैं वो एलीट होता है, और वो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो कि अवाम के समझने की भी है। स्टॉक मार्केट जो ऊपर जाने शुरू की, एक तो वो एक इंडिकेटर ज़रूर होता है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकते, मईशत को देखने के लिए एक इंडिकेटर होता है। लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है ना, बहुत छोटी स्टॉक मार्केट है। अगर आप उसको बांग्लादेश से भी मुकाबला करेंगे ना, कंपेयर करेंगे, तो बहुत ही नंबर ऑफ प्लेयर्स जो हैं बहुत ही कम हैं। अब मेरा ख्याल है 2 दर्जन या 3 दर्जन जो लोग हैं वो मार्केट की डायरेक्शन इधर से ऊपर उधर कर देते हैं। उनके लिए सबसे बड़े क्या मसाइल हैं? उनके लिए गुर्बत नहीं है मसला, उनके लिए बेरोज़गारी नहीं है मसला, उनके लिए महंगाई मसला नहीं है। उनके लिए मसला क्या है? वो ये चीज़ उनको कॉन्फिडेंस आता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज ऑब्लिगेशंस हैं वो किसी तरह से इतनी कम सतह पर रिजर्व्स ना हो जाएं कि हम उसको मीट ना कर सकें। और अगर उसको मीट नहीं करेंगे तो एक आपने बात की ना, बिल्कुल ठीक है कि 2 दर्जन लोग होंगे, 3 दर्जन लोग होंगे, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर में एतमाद तो आता है ना, एतमाद तो आया है कि वो अपना पैसा जो छुपा होता है, कहीं रखा होता है, कहीं और डाला होता है, वो डाल रहा है, तो ज़ाहिर इससे फ़ायदा तो होता है मुल्क की इकॉनमी को। नहीं, मैं वो पूरा कर ले। देखे ना, अभी IMF की जो वो फंसे हुआ था, जो हमारा 3 किस्तों में उनका पैसा आना था, एक शायद जुलाई अगस्त में आया था, एक को दिसंबर में आया था, और एक अभी आया है। अब ये जो पैसा आया है और एक
न्यूज़ आ रही है कि एक नया IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान जाएगा, और जो कि जाएगा वो होगा 24वां IMF प्रोग्राम। अगर अब मैं तारिक भाई आपसे पूछता हूँ, एक आम पाकिस्तानी है, वो ये पूछना चाहता है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 23 दफ़ा कोई भी नहीं दुनिया का मुल्क जो है IMF के पास किया, तो 23 दफ़ा अगर किया है, और आज गुर्बत जो है वो 40% से भी ज़्यादा, यानी कि कोई 10.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और ये कम नहीं हो रहे, ये बढ़ते चले जा रहे। अगर एक दूसरी एग्जांपल दूं मैं आपको, 2008 में से लेके आज तक अगर आप सिर्फ देखें, मैं उससे पहले नहीं जा रहा, 2008 से लेके आज तक देखें तो स्वयं 2 साल के 2017 और 2018 पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में नहीं था। पिछले 6 साल से कंसिस्टेंटली IMF प्रोग्राम में था। तो पिछले 6 साल या पिछले 16 साल में क्या गुर्बत कम हुई है? नहीं कम हुई है, ज़्यादा हुई है। क्या महंगाई कम हुई है? नहीं कम हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। बेरोजगारी कम हुई है? नहीं कम हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। तो अगर तो वो IMF प्रोग्राम पाकिस्तान के अवाम की किस्मत बदलने के लिए, तो 23 प्रोग्राम में तो नहीं बदला। ठीक। और वो गवाही पाकिस्तान का हर शख्स देने के लिए तैयार है। आप मिडिल क्लास से पूछ लें, आप लोअर मिडिल क्लास से पूछ लें, और आप वो 10.5 करोड़ जो गुर्बत की लकीर से नीचे, उनसे पूछ लें, वो कहेंगे भाई ये जो सब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, ये जो सब अच्छी अच्छी बातें बता रहे कि IMF प्रोग्राम का लास्ट किस्त आ गई है और मिठाइयाँ तकसीम कर रहा है एलीट, तो ये हम कहाँ हैं इस पाकिस्तान में? ज़ुबैर साहब, सवाल बनता है या नहीं बनता? बिल्कुल ठीक है। मैं एक आम पाकिस्तानी, मैं गरीब हो या एक नौकरी पेशा हो, वो तो ये पूछेगा ना कि इस पाकिस्तान में मेरा हिस्सा कहाँ है, सही, मेरे लिए क्या है। लेकिन ज़ुबैर भाई, जो भी हुकूमत वक्त होती है, बड़ा मसला यही है, जो भी हुकूमत वक्त होती है उसका काम ये होता है कि अपने मुल्क को, उसके जो पोटेंशियल्स को मार्केट करना है। अब जो एक तांता बंधा हुआ है बाकायदा, पिछले 1 माह के अंदर सऊदी वफूद आ रहे हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गए हैं, फिर वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में गए हैं, आज फिर कोई एक बड़ा वफद आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो सरमायाकारी के लिए कोशिशें हैं वो जारी हैं, और इतने लोगों का आना ज़ाहिर है वो कोई तफरीह के लिए नहीं आते। जब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं, बिल्कुल भी नहीं एग्री करता। लेट मी पुट इट वेरी क्लियरली, देखें, आपको जो सऊदी ही फॉरेन मिनिस्टर ने, बिलावल भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर थे, और हम जब सऊदी अरेबिया के पास जाके वो पैसे लेने की कोशिश कर रहे थे, तो वो स्विट्ज़रलैंड में कहीं मुलाकात हुई थी, तो सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बड़ी सिंपल और अच्छी बात की थी कि हम अपने लोगों को टैक्स करते हैं, और हमारे लोग हमारे से पूछते हैं सऊदीज़ कि जी आप जिस मुल्क को, दोस्त मुल्क को ये हेल्प कर रहे हैं, वो खुद क्या कर रहा है दोस्त मुल्क? ये एक बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपकी तालीम का निज़ाम ऐसा होगा जिसमें पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पाकिस्तान में है, आप अपने घर की एग्जांपल ले लें, मैं और कहीं भी नहीं जाता, उससे समझ आ जाती है। अगर किसी के घर में 4 बच्चे हैं और 2 बच्चे स्कूल नहीं जाते और एक बिल्कुल जाता है और दूसरी या तीसरी क्लास में बाहर हो जाता है, उस घर का कोई फ्यूचर है? नहीं है। तो मुल्क का कैसे फ्यूचर होगा? जिस मुल्क में सब पूरे 200 ममालिक हैं, 200 ममालिक में सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। आप समझ रहे हैं कि ये जो सऊदी है, क्या आज एक सेकंड तारिक भाई, एक सेकंड, क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स देखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आप अपने जो कंट्रोल में उसको फिक्स करें, आप टैक्स का निजाम को फिक्स करें। क्यों हमारा टैक्स टू GDP वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है? ये तो हकीकत है ना। क्यों हमारा तालीम का निज़ाम सबसे ख़राब है? क्यों 50% बच्चे जो 5 साल से कम है वो स्टंटेड हैं, वो डिफॉर्म्ड हैं, वो कैसे फ्यूचर में पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करेंगे? आप कोई भी चीज़ ले लें, आप पॉपुलेशन ग्रोथ ले लें, पूरे खित्ते में, क्या पूरी दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। इट इज अनसस्टेनेबल। आज आप ये बताइएगा कि जिस तरह हमारी तालीम नहीं दे सकते तो आप कल कैसे देंगे? ये जो हमारी जो मौजूदा नई हुकूमत बनी है, उसके अज़ाइम हैं, उसकी कोशिशें हैं, वो अपनी जगह पर जिस तरह से ये हुकूमत अभी नहीं बनी है तारिक, ये मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। ये बिल्कुल एक गलत इस्तिलाह है कि जी फरवरी में हम इलेक्शन में, इमरान खान को गए हुए कितना पीरियड हो गया? 2 साल हो गए, तकरीबन 2 साल हो गए जी। उसके बाद कौन सी हुकूमत है? उसके बाद कौन सी हुकूमत है? उसके बाद पाकिस्तान कौन चला रहा है? पहले PDM रही, फिर उसके बाद केयरटेकर थी, दैट वाज आल्सो अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। अच्छा, मैं इस पर डिस्कस करता हूं आपके साथ। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा था कि जब जिस तरह हमारी हुकूमत बनी है, जाहिर है इकॉनमी को स्टेयर करना होता है उस मुल्क के वज़ीर ख़जाना ने। जिस तरह से हमारे मौजूदा वज़ीर ख़जाना हैं, वो कहीं से आए, इम्पोर्ट हुए या पैराशूट के जरिए आए, तो ये बताइएगा कि कहाँ से आते हैं? फिर दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी पता नहीं 50 साल पुरानी जमात है, PTI 28 साल पुरानी जमात है, मुस्लिम लीग नून भी कोई 30 साल तकरीबन हो गए। सारी जमातों को जो वज़ीर ख़जाना वो नहीं मिलता, वो कहीं से वज़ीर ख़जाना लेके आते हैं और एंड ऑफ द डे वो नाकाम होकर चला जाता है। इसके पीछे वजूहात क्या हैं?
एक तो बड़ा सिंपल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो मैशत होती है वो सबसे बड़ी बुनियाद होती है एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लिए, सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी के लिए। कोई कंजर्वेटिव मैशत चलाना चाहता है, कोई एग्रेसिव, कोई कैपिटलिस्ट, कोई प्रो बिग बिजनेस होता है, कोई प्रो लेबर होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वो जो डिफ्रेंशिएशन होते हैं ना, वो एसेंशियली मैशत के हवाले से होता है। अब हमारे यहाँ जो 3 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें से 2 जो हैं पीटीआई और पीपीपी, ये जब भी हुकूमत में एक दफ़ा आई थी पीटीआई और पीपीपी जब भी आई थी, तो बाहर से वजीर ख़जाना लेके आते थे। इससे ज़्यादा मज़ाक़ा ख़ेज़ बात नहीं हो सकती। आप अवाम को बताते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी अवाम के लिए ये करना चाहती है। जब आप हुकूमत में आते हैं तो जिसने ये सारा प्लान बनाया होता है, जो उस पॉलिटिकल पार्टी की फिलॉसफी पर बिलीव करके वो बंदा आपका होता ही नहीं है। वो उसको छोड़ के आप किसी बाहर से, वाशिंगटन से या किसी बैंक से लेके आ जाते हैं। तो मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना कहाँ से आए? उन्होंने करना है जो मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना वो कहाँ से? एक एग्जांपल जी, एक एग्जांपल दे देते हैं। देखें, पीटीआई की हुकूमत थी तो उसमें 2 वज़ीर ख़जाना जो मेनली थे, 4.5 साल 90% ऑफ द पीरियड जब पीटीआई की हुकूमत थी, उसमें थे शौकत तरीन और हफीज़ शेख। जी। और पीपल्स पार्टी की जो 2008 से 2013 की हुकूमत थी, उसमें कौन वजीर खजाना थे? उसमें भी ये दोनों थे, यही लोग थे। तो इसका मतलब है इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी में कोई फर्क ही नहीं था। जब आप उन्हीं से पॉलिसी चलवानी है जो पीपीपी की हुकूमत में थे, तो फिर पीटीआई वो जो नया पाकिस्तान का तस्वर तो मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना क्या करेंगे फिर? मईशत के इर्द गिर्द घूमता था वो, तो फिर अब पीएमएलएन ये नहीं करती थी। फर्स्ट टाइम पीएमएलएन ने भी ये किया। अगर इतनी मेजर पॉलिटिकल पार्टी में मईशत को संभालने के लिए आपके पास अब वजीर खजाना ही अपना नहीं है, तो आपको इस पर मैं यहाँ ब्रेक ले लूँ, तौर पर आपको वजूद ही नहीं होना चाहिए। जी, आपका फिक्र मुकम्मल हो गया। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। वेलकम बैक। ज़ुबैर साहब, जब हम बात करते हैं मैशत की तो हर चीज़ हमारी सियासत के गिर्द घूमती है। जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, मैं ज़रा वहाँ वापस जाऊँगा। जब मैं आम इंतखाबात की बात कर रहा था तो आपने कहा इंतखाबात खैर हुए, आपने कहा कि नहीं हुकूमत नहीं बनी है। अभी आपका इस पे ज़ाहिर डिसएग्रीमेंट है मेरे से। मैं समझता हूँ कि इंतखाबात हुए हैं, इंतखाबात के बाद एक हुकूमत बनी है चारों सूबों में। 2 माह गुजरे हैं टोटल अभी, और अभी 2 माह के बाद मैंने पहले इंट्रो में भी कहा कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो इकट्ठी हो रही हैं, और हमारे यहाँ लोगों को बड़ा शौक़ होता है पार्लियामेंट में जाने का। जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर वो पार्लियामेंट में जाने के बजाय बाहर मैदान में आ जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं, और पार्लियामेंट के मामला सड़क पे हल करने की कोशिश करते हैं। ये सारी जो बेचैनी है, ये सारी जो अनरेस्ट है, इसका ताल्लुक इंतखाबी नताइज से है, क्योंकि 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज जो हैं, इस पर आप बड़ा क्रिटिसिज्म कर चुके हैं। वो नताइज वो नहीं निकले जो लोगों की तवक्को थी। आप एग्री करते हैं इससे? देखिए, एक तो बात यह है कि लोगों का जो एंगर होता है ना, लोग उसमें एंगर में आके बहुत सी ऐसी भी चीज़ें करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या कहीं किसी और चीज़ पर। लेकिन स्टेट के पहले अपने फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, और सबसे पहले स्टेट को खुद या हुकूमत को सोचना चाहिए कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, हम सब कुछ आइन के मुताबिक कर रहे हैं, हम एक दुरुस्त फैसले कर रहे हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे, इलेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमने देखा था कि हमारा मैंडेट ना मानने पर मुल्क टूट गया था, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। वो किस बात पर? 1970 के फर्स्ट वीक में दिसंबर में इलेक्शंस हुए थे, और उनका पिछले 24 साल से एक, आपको मेरे से ज़्यादा अच्छा पता है कि उनके ग्रीवेंसेस थे बंगालियों के। जब वो जीत गए, मेजॉरिटी उनकी आ गई, तो आपने उनको डिनाई कर दिया। पूरा दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गया, फरवरी गुजर गया, और फिर जब मार्च की 3 को जब इलेक्शन 71 को बुलाया गया वो पार्लियामेंट को, लेकिन तो वो इस इलेक्शन में सब ने हिस्सा लिया है, इस इलेक्शन में सब ने हिस्सा लिया है, और सबको अपनी अपनी जितनी उनकी थी हैसियत उसके मुताबिक सीटें मिली हैं। अब जो नताइज हैं उस पर तो इतराज़ किया जा सकता है, लोग कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक जमात की एक सूबे में हुकूमत बन जाए, 100 सीटें मिल जाए उसको मरकज़ में, और फिर वो जमात कहे कि जी हमारा तो मैंडेट ठीक नहीं है, हमारे साथ बेईमानी हो गई, धांधली हो गई हमारे साथ। इस वजह से मैं उसका देखें, एक तो कुछ साफ़ और शफाफ का मतलब ये होता है, जिस तरह एक जुडिशल सिस्टम में हम कहते हैं कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए इंसाफ होते हुए। ये सबसे फंडामेंटल चीज़ होती है। इंतखाबात शफाफ सिर्फ नहीं होने चाहिए, सबको दिखने चाहिए शफाफ है। सो एक तो रन अप टू द इलेक्टोरल प्रोसेस जो था वो ही शफाफ नहीं था, उसमें ही ऐसी चीज़ें की गई जो कि देखिए, मैं एक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं बहुत मोहतरम हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है,
उन्होंने जो बल्ले का फैसला किया था ना, बल्ला ना देने का, लेकिन सर वो तो इलेक्शन नहीं करा सके ना, अपनी जमात का जो रिक्वायरमेंट थी ना आइन के मुताबिक, जो रूल्स के पहले मुताबिक। मैं उसको मान लिया, मैं मान के, हालांकि मैं डिसएग्री करता हूँ, चलो मान लिया कि इलेक्शन, लेकिन आप करोड़ों लोगों को डिनाई कर रहे हैं वो फंडामेंटल राइट जो कि आपके आइन में लिखा हुआ है कि अवाम जो है अपने मुंतखब नुमाइंदों को चूज करने का उनका राइट है, और वो किसके थ्रू है? थ्रू अ पॉलिटिकल पार्टी। 85 में पार्टीलेस इलेक्शन हुए थे ना, उसके नताइज भी हमें पता है। तो पार्टी बेस्ड, अब ये कभी दुनिया में आपने एग्जांपल सुनी है कि बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टी बेस्ड इलेक्शन हो और एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए पार्टीलेस इलेक्शन हो? मतलब ये पहले ही आपका गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन थे उसका मकसद ये था कि किसी एक जमात को हराया जाए या किसी दूसरी जमात को जिताया जाए, इसके अलावा उसका और कोई मोटिव या उसका और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। बिल्कुल वही मतलब था। और दूसरी बात ये, आप मीडिया में हैं, आप मुझे बता दें कि 8 तारीख की शाम को जब रिजल्ट्स आ रहे थे, मैं बहुत से हलकों का स्पेसिफिकली बता सकता हूँ, जब रिजल्ट्स आ रहे थे 9 बजे 10 बजे तक जो रिजल्ट्स आ रहे थे, उसके बाद वो क्यों रोक दिए गए? रात के वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये अनाउंस किया कि 2 बजे तक अगर रिजल्ट नहीं आएंगे तो वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लेंगे। तो 2 बजे तक तो नहीं आए, उन्होंने कोई एक्शन लिया? उन्होंने फिर एक नया टाइम दे दिया सुबह 10 बजे तक। क्या सुबह 10 बजे तक इलेक्शन रिजल्ट्स आए? नहीं आए। तो क्या एक्शन हुआ? 15 दिन में आपने अपलोड करने थे फॉर्म 45, आपने किए 15 दिन में फॉर्म 45। आप अपना काम, जो मैं अभी कह रहा था, आप अपना काम पूरा नहीं करते, लोगों के रिएक्शन को कहते हैं कि ये देखें। अच्छा जुबैर साहब ये बताइएगा कि बात ये थी कि इस दफा जो जी मैं एक बात मुकम्मल कर, इस दफा जो लोगों का हमेशा होता है, आपको ही पता है, मोहम्मद जुबैर ने 2018 में सबसे आगे बढ़ के जब RTS बिठाया था, जब वो सारा कुछ हुआ था, इलेक्शन से पहले हुआ था, मियां नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया था, मरियम नवाज को जेल में डाल दिया था, वो इलेक्शन नताइज को ही गलत करने के लिए किया था ना, कि ताकि मुस्लिम लीग ना जीत सके, इसलिए किया था ना। RTS किस लिए बिठाया था? इसलिए बिठाया था। तो मैं जब कहता हूँ ना, देखें, मुझे और आप बाकियों में जरा एक डिफ्रेंशिएट कर लें, मैंने उसको हमेशा कॉल आउट किया कि ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं थे, PMLN को डिनाई किया गया वो विक्ट्री जो कि अवाम चाहती थी। और इस इलेक्शन में क्या था? इस इलेक्शन में क्या था? अब जब एक दूसरी तरफ हो रहा है तो फिर इसलिए मैं इसलिए तो नहीं कह रहा था कि हमें पावर नहीं मिली थी, मैं इसलिए कह रहा था कि वो सच्चाई पर अपनी एक हकीकत थी कि 2018 के इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे, और उसमें हराने के लिए तमाम जो वसाइल थे उसको इस्तेमाल किया गया, इंक्लूडिंग और अब 24 में आप समझते हैं कि 24 में फिर मुस्लिम लीग नून को जिता दिया गया? ऐसे ही है फिर? बिल्कुल उल्टा है ना। देखें, और उसके देखें, एक आप तारीख, अगर आप एक यूरोप या अमेरिका में एक बंदा है, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, 2017-18 में सारे गलत काम और बहुत ज़्यादा गलत काम मियां नवाज शरीफ कर रहे थे, इसलिए वो जेल में थे, इसलिए केसेस हो रहे थे, इसलिए वो चक्कर काट रहे थे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के और हाई कोर्ट्स के एंड सो ऑन। और 2023-24 में सारे गलत काम जो है वो इमरान खान ने करने शुरू कर दिए। हमारी तारीख बड़ी, इससे एक और चीज़ निकलती है, आम इंतखाबात में 24 के इंतखाबात में एक हाइप थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि जी मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट हैं, और जब नताइज सामने आए तो उसके बाद अचानक पता चला कि मियां साहब जो हैं वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है और वो उनकी ख्वाहिश नहीं है, और वो पीछे हट गए और उन्होंने शहबाज साहब को आगे कर दिया। तो कंपेन किसी और के नाम पर चली और बाद में कुछ और हुआ, यानी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी नवाज शरीफ साहब की, या वाकई ये बात दुरुस्त है कि वो लाताल्लुक़ थे, वो नहीं बनना चाह रहे थे और उनकी ख्वाहिश नहीं थी? दोनों में से कौन सी बात दुरुस्त है? मेरी अपनी जो इतला है, मैं उनसे जब सितंबर 2021 में मिला था लंदन में, थोड़ा सा डिटेल में, तो वो बिल्कुल वो इसलिए आना चाहते थे, वो वज़ीर आज़म बनना चाहते थे पूरी पार्टी। एक इरफान कादिर साहब, क्या नाम है उनका, सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी वो बनना नहीं चाहते थे, सिर्फ उनको बताया था। लेकिन राना सनाउल्लाह हो या दूसरे जितने भी लीडर्स हैं, सबको पता था कि मियां साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। लेकिन वो वज़ीर आज़म, वो थोड़े से असूली आदमी हैं, वो वज़ीर आज़म बनना चाहते थे ऑन अ मैंडेट गिवन बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जब उनको एहसास हो गया कि लोगों का मैंडेट नहीं है तो वो इसलिए पीछे हटे। अच्छा सर, यहाँ से बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ठीक है। यहाँ से एक और सवाल पैदा होता है कि अगर नवाज शरीफ साहब जो थे वो आना चाह रहे थे और उनको उनकी मर्ज़ी का मैंडेट नहीं मिला और वो पीछे हट गए, तो फिर
बुनियादी तौर पे सवाल ये पैदा होता है कि वाकई कोई ऐसा एलिमेंट था, ऐसी कोई कुव्वत थी जो नवाज शरीफ का रास्ता रोकना चाह रही थी और नवाज शरीफ के बजाय शहबाज साहब को लाना चाहती थी? ऐसा है फिर? देखिए, मेरे पास ऐसे कोई शवायद नहीं है, तो मैं उस पर स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। लेकिन ये ज़रूर था कि जाहिर सी बात है, PMLN में हमेशा से दो बयानिए, दो ग्रुप्स थे, एक शहबाज शरीफ साहब का और एक नवाज शरीफ साहब का। ये नहीं कि वो शहबाज शरीफ साहब, मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि वो उनको नीचे करना चाहते थे नवाज शरीफ साहब को, कभी भी। वो हमेशा से अपने भाई को सपोर्ट किया, बावजूद उनको बहुत से मौके भी मिले थे जब उनको ऑफ़र की गई कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। बहरहाल वो हिस्ट्री है, लेकिन ये ज़रूर हकीकत है, और वो उभर के सामने उस वक्त आई थी जब अपोजिशन में हम थे, और एक बयानिया, आपको पता है, मुज़ाहमती बयानिया था, एक मुफाहमती था, और कुछ लोग उस मुफाहमती बयानिए के साथ खड़े थे और कुछ लोग मुज़ाहमती बयानिए के साथ खड़े थे। सो वो उसका एक नेचुरल वो चीज़ थी। तो मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ में बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का फ़र्क है, एक इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी का फ़र्क है। मियाँ शहबाज शरीफ कभी भी कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते थे, कभी भी। 90s में भी उन्होंने हमेशा ये कहा कि जी 93 में भी मियाँ नवाज शरीफ ना निकलते अगर शहबाज शरीफ साहब की जो फ़िलासफ़ी है उस पर चलते, कन्फ्रंटेशन ना करते। अच्छा, या 99 में माशाल्लाह आपके पे फिक्रा काट रहा हूँ, लेकिन आपको क्या ये बात हैरत ज़्यादा नहीं करती कि आप कराची में बैठे हैं और आपने पूरी कैंपेन देखी होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? बिलावल साहब कहते थे कि मैं नवाज शरीफ का रास्ता रखूँगा और मैं इसहाक डार का रास्ता रखूँगा, और बाद में एक इत्तेफाक है कि नवाज शरीफ साहब का रास्ता भी रुक गया और इसहाक डार साहब भी वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बन सके। अब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो कहीं पीपल्स पार्टी भी इस डिज़ाइन में, इस प्लान में शामिल थी कि नवाज शरीफ साहब को नहीं आने देना या वो नहीं आ सकेंगे? लगता है आपको ऐसा? आपको हैरत ज़्यादा करती थी कैंपेन में कि उनको टारगेट क्यों किया जा रहा है? अब मेरा नहीं ख्याल है। देखिए, पीपल्स पार्टी तो उस हिसाब से, पीपल पार्टी एक राइवल पॉलिटिकल पार्टी हमेशा से थी। इलेक्शंस में अपने अपने मैंडेट, अपने अपने बयानिए के साथ जा रहे थे। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि जी किसी न किसी तरह से इस्लाम हुकूमत बनाने के काबिल हों, और तो जाहिर सी बात है खुल के बातें हो रही थी। पीपल्स पार्टी तनकीद का निशाना बना रही थी PMLN को, PMLN उनको बनाना चाह रही थी। मेरा नहीं ख्याल है उनको इससे फ़र्क पड़ता था कि मियाँ नवाज शरीफ बने या मियाँ शहबाज शरीफ बने। हालांकि मैं जो समझता हूँ, जो अब मेरी सियासी बसीरत है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है मियाँ शहबाज शरीफ के साथ बनिस्बत मियाँ नवाज शरीफ के साथ। तो ये तो प्रायोरिटी उनका राइट है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है उस पार्टी को क्रिटिसाइज़ कर सके। ठीक सर, यहाँ ब्रेक ले लें, और ब्रेक के बाद हमारा जो आखिरी सेगमेंट होगा उसमें कुछ बात करेंगे आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स के हवाले से। वेलकम बैक। ज़ुबैर भाई, आपसे बात हो रही थी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की। अब एक तो ज़रा बताइएगा, अगरचे इसमें कोई अब शक नहीं है कि आप प्रैक्टिकली मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं हैं, ये कब हुआ कि आपने जमात छोड़ दी या आपको कह दिया गया या छोड़ दें, जो कि आप बड़े करीबी थे और आपका बड़ा रोल था एक स्पोक्समैन के तौर पर, लेकिन हमें आज तक नहीं पता चल सका कि कब कोई नोटिफिकेशन हुआ, कब कोई शोकाज हुआ, किस वजह से आपने जमात छोड़ी या आपसे छुड़वा दी गई? तो इसकी क्लैरिटी कर दीजिएगा आज ज़रा। देखिए, एक तो बात बड़ी क्लियर है, मैंने पॉलिटिकल पार्टी PMLN ज्वाइन की थी। जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी थी तो मेरे पास बड़ी सिंपल चॉइस थी कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन करूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ वाली, क्योंकि उनका जो एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी थी जिसमें एक सिविलियन बालादस्ती का कॉन्सेप्ट था, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था सिविलियन बालादस्ती का, कि वो हमने सियासत करनी है, पावर के लिए नहीं करनी, अवाम के भरोसे को साथ रख के करनी है, वोट को इज्जत दो। बहुत पावरफुल बयानिया था। दूसरा, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी जिसमें वो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बिज़नेस को कैसे टैक्स इंसेंटिव्स कैसे देने। तीसरा, उनकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस था कि रीजनल पीस होना चाहिए, रीजनल कंट्रीज़ के साथ अमन होना चाहिए ताकि हम ट्रेड कर सकें। आपको लगता है कि वो रास्ते पे नहीं है मुस्लिम लीग नून? बिल्कुल भी। देखे ना, वो इतने मुश्किल हालात में 99 में न्यूक्लियर डेटोनेशन के 8 महीने के बाद रास्ता जो है मज़ाहमत का, सिविलियन बालादस्ती का, वोट को इज़्ज़त का, फिर नवाज शरीफ साहब ने अपनी चॉइस से छोड़ा होगा ना, उनको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं छुड़वाया। अब देखे ना, उसमें तो मेरा वो कंसर्न नहीं है कि किसकी चॉइस पर उन्होंने छोड़ा था, लेकिन पॉइंट ये है कि मुस्लिम लीग ने वो रास्ता छोड़ दिया। और इसकी खुद चाहे ख्वाजा आसिफ हों, शहबाज शरीफ हों, दूसरे हों, वो सब कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी पॉलिटिकल कैपिटल पे की है, कहते हैं ना।
तो जब पॉलिटिकल कैपिटल पे किए आपने तो फिर आपका गलत फैसला था ना। अच्छा सर, ये तो बताइएगा अगर कि जब तक आप उसको दुरुस्त नहीं करेंगे। अब हम आगे अगर चलें, अब मियां नवाज शरीफ साहब ला तलकी की बातें करने के बाद और छोड़ देने के बाद अब एक मरतबा फिर वो अगले हफ्ते मैदान में उतर रहे हैं, पार्टी की क़यादत संभाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो सियासी चैलेंज था इमरान खान साहब का, उसके लिए बड़ी 1.5 साल जो है इलेक्शन भी लेट हुआ, केयर टेकर हुकूमत बनी, तो इसका मतलब ये है कि वो चैलेंज जो है अभी तक कोई कुव्वत ऐसी नहीं है जो उसका सामना कर सके, और मियां नवाज शरीफ साहब को खुद मैदान में उतरना पड़ा है। प्रेसिडेंट लॉर्ड जो लीड कर रही है मुस्लिम लीग नून को, फिर इसका मतलब उसकी नाकामी है, वो चैलेंज को टेक ऑन नहीं कर सके उसको। देखें, सिविलियन बालादस्ती या आप जिसको कहते हैं ना कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स, वो एंटी फौज नहीं होता। एंटी एस्टैब्लिशमेंट का मतलब ये होता है कि हम आवाम के ऊपर रिलाई ज़्यादा करते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं। और फातिमा जिन्ना का इलेक्शन में भी उनको कामयाबी इसी बेसिस पर मिली थी। 2022 तक जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ था तो PMLN वाज ट्रूली एस्टैब्लिश्ड एज द ट्रू एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी और उसको पजीराई मिली थी। 9 अप्रैल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, 10 को ये बयानिया इमरान खान के हाथ में चला दिया और उसको उसके हाथ में चला गया। अब उसको वापस कैसे छीनना है? उसको वापस छीनने का तो एक ही तरीका है। अगर आप कह रहे हैं ना फाल और इसको PMLN को फाल बनाना है, PMLN को फाल बनाने के लिए तो फिर भरपूर और रिस्क लेके सियासत करें, चाहे आपको उसकी पादाश में हुकूमत जानी पड़े। वो सियासत जो 2017 में आपने अपने लिए की थी और डिस्क्वालिफिकेशन भी बर्दाश्त की थी, लेकिन अवाम में पजीराई। लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आप बयानिया कभी भी PTI से छीन नहीं सकेंगे और PTI विल बी द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज लोग समझेंगे कि वो असूल की सियासत करते हैं, आप पावर की सियासत कर रहे हैं। बयानिया और कोई कामयाब नहीं होगा। अच्छा सर, आपके कुछ दोस्त जो है ना, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपके कुछ दोस्त हैं, मिफ्ता साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं और कुछ लोग हैं, वो मैदान में उतरे हैं रिफॉर्म्स पार्टी के नाम से। तो आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं या अभी फ़िलहाल आपने जो है वो फेंस पे बैठे हुए हैं कि आपने फैसला करना कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना? देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी एक नई ज्वाइन करना बहुत बड़ा एक वो होता है कैरियर का, आप पॉलिटिकल कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अभी ये तो सब बहुत ही अच्छे लोग हैं। शाहिद खाकान की बेहतरीन रेपुटेशन है, मेरा ख्याल है एज अ प्राइम मिनिस्टर भी, एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी, उससे पहले भी जब भी वो हुकूमत में रहे हैं उन्होंने एस्टैब्लिश किए अपने आप को एक जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर। कोई उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, सादा तबीयत के आदमी हैं, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। तो उसमें कोई उनके क्रेडेंशियल्स में कोई वो नहीं है, कमी नहीं है। मुस्तफ़ा खोकर जो दूसरे हैं, आपको पता है वो असूल की सियासत करते हैं। उन्होंने सेनेट की सीट छोड़ दी, उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी असूल की सियासत करने के लिए। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड। मिफ्ता इस्माइल बहुत अच्छे हैं। आप इसका मतलब है कि ज्वाइन कर सकते हैं इस पार्टी को जो नई पार्टी बन रही है, या फिर मुस्लिम लीग नून में वापस जाएंगे? बातचीत आगे बढ़ेगी तो फिर उसके बाद जाहिर है कोई जल्दी तो है नहीं। तो नून लीग का रास्ता भी खुला है? नून लीग का रास्ता खुला या नून लीग का रास्ता खुला या बंद कर दिया आपने? नून लीग का रास्ता, अगर वो, मैंने कहा ना, अगर वो जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे मियां नवाज शरीफ और वो पॉलिटिक्स करेंगे जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले की थी और पिछले 30 साल में उन्होंने की थी, जब उन्होंने ये ऐलान किया था आई विल टेक नो डिक्टेशन इस गुलाम। तो सर, जब इतने सारे लोग वापस आ गए, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। इतने सारे, बड़ी अच्छी बात है कि आप उनके साथ खड़े होंगे। बहुत से लोग जो हैं दोबारा उहदे मिल गए, राना साहब को मिल गए, तो वो भी अब दोबारा थोड़ा सा टेम हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप भी आ सकते हैं। सर, आखिरी सवाल ये है कि आपके एक फॉर्मर दोस्त जिनके साथ आप मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है कोई मेडिएशन वगैरह कराया करते थे, मुश्किल से निकालते थे, मैं सादा अल्फाज में कहूँगा, वो आजकल जो है ना जेब में एक जेबी कुरान पाक पकड़ के तकरीबात में फिरते हैं और जहाँ को बंदा नज़र आता है उसे कहते हैं कि वजाहतें करते हैं जी कि मैंने तो नवाज शरीफ को सज़ा नहीं दिलवाई, मैंने उनको बाहर नहीं भेजा, मैंने उनको फ़लाँ मौके पर ये नहीं किया। तो वो किस कैफियत में है? कोई राब्ता वाब्ता होता है आपका उनसे? नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं होता। देखिए, मैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो सबसे पावरफुल पोजीशन में थे। चाहे वो 2018 के इलेक्शन के हवाले से था, चाहे सज़ाएं दिलवाने के हवाले से था मियां नवाज शरीफ को, और चाहे इमरान खान को उस सीट पे बिठाने के हवाले से था, फिर उनको सपोर्ट करने के हवाले से था। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल उसमें तमाम प्रोसेस में। और उनकी बदकिस्मती ये है कि उन्होंने एक वक्त में आके ये फ़ैसला किया कि इमरान खान को गिराया जाए, जिसकी वजह से जो PTI वाले ग्रुप था, दूसरे सपोर्टर्स थे करोड़ों, वो उनके
के मुखालिफ हो गए और इतने शदीद मुखालिफ के आपको भी पता है। सो इन द एंड 6 साल उन्होंने ज़रूर बड़ा पावरफुल वक्त गुजारा, लेकिन ज़ाहिर है हिस्ट्री उनको कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी कि जिस तरह से उन्होंने एक किंग मेकर समझ के पाकिस्तान की सियासत को डोमिनेट करने की कोशिश अच्छा सर, आपके इस्टेब्लिशमेंट में हमेशा मैं ये नहीं कह रहा। जी ठीक, अच्छे ताल्लुकात रहे हैं आपके। अब आप ये बताइएगा, मेरे पास जो एक आध मिनट है, अब ये जो इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू की बातें आती हैं, कभी सियासतदानों से, कभी इस्टेब्लिशमेंट से और कभी किसी से भी नहीं, ये बातें जो हैं किसी जगह जो है वो पहुंच सकती हैं, बेल मंडे चढ़ सकती है, बानी चेयरमैन जो हैं वो जल्द बाहर आ सकते हैं किसी गुफ्तगू के नतीजे में, ऐसे इंडिकेशन है आपके पास? देखिए, बहुत सी चीज़ें आप हिस्ट्री से सीखते हैं। आपको भी पता है कि सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन होते हैं। वो कोई भी अंदर बंद इसलिए नहीं होता कि उसने कुछ जुर्म ऐसा किया हो जिसकी वजह से उसको जेन्युइनली सज़ा दी गई हो। वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजेस ने कहा है, जैसे नवाज शरीफ के बारे को दी गई थी। तो वो बातचीत ज़रूर हो सकती है और एक होनी भी चाहिए। वो जो आरिफ हबीब साहब जी, ने कुछ लोग कह रहे हैं कि बातचीत करें ताकि माहौल जो है वो गर्म ना रहे। बिल्कुल, देखिए ना, आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अरेबियन सी में तो नहीं फेंक सकते करोड़ों लोगों को। ही रिप्रेजेंट्स अ लार्ज सेगमेंट ऑफ अर पॉपुलेशन और बहुत पढ़े लिखे सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी वो हिस्ट्री बन जाएंगे, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में सोचा था, या मुजीबुर रहमान के, या नवाज शरीफ के, या बेनज़ीर के, ऐसा होता नहीं। सियासतदान को सियासत ही के अच्छा सर, आखिरी सवाल है जो कि मेरे पास 30 सेकंड है। अब ये बताइएगा कि ये हुकूमत तो बन गई और जैसी बनी, जो इंतखाबात हुए, आपकी अपनी राय है, लोगों की अपनी राय है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई ऐसी अरेंजमेंट है, मैंने कहीं कहीं सुना है कि 2-2.5 साल बाद इलेक्शन हो जाएंगे और ये बाकायदा तय किया है कि उसके बाद जो है फिर देखा जाएगा कि मैंडेट किसको मिलता है। ऐसी कोई बात है? कर लेगी मुद्दत पूरी या कोई इलेक्शन होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन आवाज़ें उठ रही हैं और मैं भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान इस तरह से 5 साल तो नहीं चल सकता, इस मैंडेट पर तो नहीं चल सकता। हुकूमत के लिए मुश्किलात में ही इजाफा होगा। सो बहुत अच्छा होगा अगर सब पॉलिटिकल पार्टीज़ बाशमूल इमरान खान के साथ एक अरेंजमेंट हो कि हम जल्द अज जल्द, वो जल्द अज जल्द 6 महीने के बाद होता है, 9 महीने के बाद होता है, बट बहुत जल्द एक नया इलेक्टोरल प्रोसेस में जाना पड़ेगा, जिसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ कि फ्री एंड फेयर का मतलब होता क्या है, तय कर लिया जाए कि इंतखाबात की रिफॉर्म्स तो हो जाएं, इंतखाबात का वही एक तरीका है पाकिस्तान को आगे लेके जाने का। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सी बातें अभी जो हैं अधूरी हैं, बहुत सी बातें तशना है, बहुत से सवाल आपसे पूछने थे, लेकिन चूँकि वक्त अब हमारा ख़त्म हो रहा है। आपका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया कराची से। यह था आज का शो, आज एक्सक्लूसिव विद तारिक चौधरी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।